रात के 10 बज रहे थे। एक सफेद जीप से 2 कैदी उतरते हैं। दोनों के हाथ हथकड़ी से बंधे हैं। ये कोई आम मुजरिम नहीं थे। मीडिया के लोग माइक लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और तभी गोलियों की वो तड़तड़ाहट जिसने सिर्फ 9 सेकंड में पूरे भारत को सन्न कर दिया। 3 नौजवान शूटर्स जिन्होंने पुलिस के कड़े घेरे को तोड़कर भारत के सबसे खूंखार माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सिर में सटाकर गोली मार दी थी। कैमरे में कैद हुई ये हत्या एक झटके में अंजाम दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला। साल 1979। उत्तर प्रदेश का पुराना इलाहाबाद शहर, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, और उसका एक बदनाम इलाका चकिया मोहल्ला। इसी मोहल्ले में फिरोज नाम का एक तांगे वाला रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम था अतीक अहमद। घर में तंगी थी, गरीबी थी, लेकिन अतीक के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की जिद थी। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। 1979 आते आते 17 साल का अतीक 10वीं के एग्जाम में फेल हो गया, पर उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसकी नजरें तो कहीं और थीं। उसे ताकत चाहिए थी, पैसा चाहिए था, और वो भी शॉर्टकट से। अतीक ने सबसे पहले मालगाड़ियों से कोयला चुराने का धंधा शुरू किया। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के अंधेरे में कोयला चुराता और उसे ब्लैक में बेच देता। इसी चोरी चकारी के बीच अतीक के हाथों पहली बार खून हुआ। उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। उस दौर में इलाहाबाद में जुर्म करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अतीक को समझ आ गया था कि लोगों के अंदर डर पैदा करके ही वो पैसा और पावर कमा सकता है। धीरे धीरे उसने रेलवे के ठेकेदारों से हफ्ता वसूलना शुरू कर दिया। उसका तरीका एकदम सीधा, या तो पैसा दो या जान से हाथ धो बैठो। 80 का दशक आते आते पुराना इलाहाबाद एक और खूंखार नाम से कांपने लगा था। शौके इलाही उर्फ चांद बाबा। पुलिस चांद बाबा के इलाके में घुसने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर उसका कोई गुर्गा पकड़ा जाता तो चांद बाबा पुलिस स्टेशन पर सरेआम बमबारी करके उसे छुड़ा लाता था। अतीक शुरुआत में चांद बाबा को अपना उस्ताद मानता था। उसे देखकर ही उसने जुर्म के तरीके सीखे थे। 1985 आते आते अतीक चांद बाबा का सबसे वफादार और खतरनाक शूटर बन चुका था। अपहरण, रंगदारी, कत्ल, अतीक हर काम में माहिर था। इसी बीच उत्तर प्रदेश में 1985 में वीर बहादुर सिंह की सरकार बनी। राज्य में फैलते जंगल राज को रोकने के लिए 1986 में यूपी का पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। चांद बाबा जैसे दिग्गजों के मौजूद रहते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला गैंगस्टर एक्ट लगा अतीक अहमद पर। पुलिस ने रातों रात अतीक को उसके घर से उठाया और एक गुप्त स्थान पर ले गई। 3 दिन तक अतीक का कोई अता पता नहीं था। शहर में ये खबर फैल गई कि अतीक का एनकाउंटर हो गया है। लेकिन यहीं से खेल में एक नया मोड़ आया। इलाहाबाद के एक रसूखदार सांसद, जिनके पास उस दौर की सबसे महंगी गाड़ियां हुआ करती थीं, उनके दिल्ली दफ्तर से सीधा फोन लखनऊ सेक्रेटेरिएट पहुंचा। लखनऊ से कॉल कनेक्ट हुआ सीधे इलाहाबाद पुलिस चीफ के केबिन तक। वो लड़का हमारा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फोन पर एक भारी आवाज गूंजी। दोपहर होते होते अतीक अहमद इलाहाबाद की सड़कों पर सीना ताने आजाद घूम रहा था। उस दिन अतीक को एक बात समझ आ गई थी, अगर हमेशा के लिए पुलिस और कानून से बचना है तो खुद सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। साल 1989। इलाहाबाद में चांद बाबा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीत चुका था और अब उसकी नजरें विधानसभा पर थीं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जानते थे कि चांद बाबा की पॉपुलैरिटी और खौफ दोनों चरम पर हैं। उन्होंने चांद बाबा को इलाहाबाद वेस्ट सीट से टिकट का ऑफर दिया। चांद बाबा ने मुलायम सिंह से कहा, नेताजी, मेरा एक चेला है अतीक, बहुत धार है उसमें, उसे टिकट दे दीजिए। मुलायम सिंह, जो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चांद, अगर तुमने उस लड़के को विधानसभा भेज दिया तो कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा कद छोटा पड़ जाएगा। ये चुनाव तुम खुद लड़ो। चांद बाबा ने फिर तय किया कि वो खुद इलाहाबाद वेस्ट से लड़ेगा। जब अतीक को ये बात पता चली कि चांद बाबा ने उसे टिकट नहीं दिया तो वो भड़क उठा। अतीक ने अपने ही गुरु के खिलाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर भर दिया। चुनाव हुए। वोटिंग के नतीजे आने से 4 दिन पहले ही हवा का रुख अतीक की तरफ मुड़ चुका था। चांद बाबा समझ गया कि ये तांगे वाले का लौंडा अब उसके हाथ से निकल चुका है। उसने अतीक को खत्म करने का मौत का फरमान जारी कर दिया। इलाहाबाद वेस्ट का एक ढाबा में अतीक अपने गैंग के साथ चाय पी रहा था। चांद बाबा को भनक लग गई। वो अपनी हथियारों से लैस फौज लेकर वहां पहुंचा, लेकिन अतीक को इस हमले का पहले से अंदाजा था। जैसे ही चांद बाबा वहां पहुंचा, चारों तरफ से गोलियों की बारिश हुई। अतीक की बंदूक से निकली गोलियों ने चांद बाबा के सीने को छलनी कर दिया। गुरु अपने ही चेले के हाथों सड़क पर तड़प तड़प कर मारा गया। अगले 1 हफ्ते के अंदर अतीक के गुर्गों ने गिद्धों की तरह चांद बाबा के गैंग के हर एक आदमी को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। चुनाव के नतीजे आए।
अतीक अहमद पहली बार इलाहाबाद वेस्ट से विधायक बन चुका था। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं था, वो माननीय अतीक अहमद था। विधायक बनने के बाद अतीक का खौफ पूरे इलाहाबाद में फैल गया। जिस रेलवे यार्ड से वो कभी लोहे के टुकड़े चुराता था, अब उस पूरे रेलवे स्क्रैप का टेंडर सिर्फ अतीक के नाम पर छूटता था। दहशत इस कदर थी कि कोई दूसरा ठेकेदार अतीक के सामने टेंडर का फॉर्म भरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। 1991 और 1993 के चुनाव उसने लगातार जीते। उसके पास अब 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की एक पूरी प्राइवेट आर्मी थी। अतीक जल्द ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के करीब आ गया। समाजवादी पार्टी का साथ मिलते ही अतीक का कद बहुत बड़ा हो गया। वो चौथी बार विधायक बना। विधायक की कुर्सी पर बैठकर उसने सैकड़ों लोगों की जमीनों, मकानों और दुकानों पर रातों रात कब्जा कर लिया। इसी दौरान 1995 में यूपी की राजनीति में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसे गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। उस वक्त यूपी में एसपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन को तोड़ना चाहती थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। जब एसपी के नेताओं को भनक लगी कि सरकार गिरने वाली है, तो वो बौखला गए। अतीक अहमद के नेतृत्व में एसपी के गुंडों और विधायकों की एक भारी भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया। दरवाजे तोड़े गए, गालियां दी गईं और मायावती के साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। अगर उस दिन कुछ पुलिस अफसर बीच बचाव न करते तो बहुत अनर्थ हो सकता था। इस घटना ने साबित कर दिया कि सत्ता के नशे में अतीक और उसके जैसे बाहुबली लोकतंत्र को जूते की नोक पर रखते थे। उसी साल 1996 में सिविल लाइंस इलाके में एक मशहूर व्यापारी अशोक साहू की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस मर्डर को अंजाम दिया था अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने। पुलिस अशरफ को पकड़ने दौड़ी, लेकिन जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस वक्त अशोक साहू के सीने में गोलियां उतारी जा रही थीं, सरकारी कागजों के मुताबिक अशरफ उस वक्त चंदौली जेल की सलाखों के पीछे बंद था। अतीक ने जेल के पूरे सिस्टम को खरीद लिया था। अशरफ की जगह कोई और शख्स अशरफ के नाम पर जेल में हाजिरी लगा रहा था। 2000 का दशक आते आते अतीक इलाहाबाद का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन 2002 का साल आते आते उत्तर प्रदेश की गद्दी पर मायावती विराजमान हो चुकी थी। मायावती के शासन में अपराधियों पर नकेल कसना शुरू हुई। अतीक पर एक ही दिन में 113 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इलाहाबाद में लालजी शुक्ला जैसे तेजतर्रार पुलिस अफसर को अतीक के पीछे लगा दिया गया। 7 अगस्त 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतीक की पेशी थी। अचानक कोर्ट परिसर में एक जोरदार बम धमाका हुआ। कई पुलिस वाले लहूलुहान होकर गिर पड़े, लेकिन इसमें अतीक को कुछ नहीं हुआ। अतीक ने मीडिया के सामने बयान दिया, ये पुलिस और मायावती सरकार मुझे मरवाना चाहती है। लालजी शुक्ला ने मुझ पर बम फेंकवाया है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की और इकलाक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये बम धमाका खुद अतीक और उसके पिता ने पुलिस पर दबाव बनाने और जनता की सिंपैथी बटोरने के लिए करवाया था। जब पत्रकारों ने इंस्पेक्टर लालजी शुक्ला से पूछा कि क्या उन्होंने बम फेंकवाया था, तो शुक्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं बम फेंकवाता तो अतीक अहमद जिंदा नहीं बचता। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अतीक को फूलपुर सीट से टिकट दे दिया, जिस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसी सीट से अब एक ऐसा इंसान चुनाव लड़ रहा था जिसके ऊपर हत्या और अपहरण के दर्जनों केस थे। अतीक ये चुनाव लगभग 64,000 वोटों से जीत गया। वो अब सांसद था। सांसद बनने के बाद इलाहाबाद वेस्ट की उसकी विधायक वाली सीट खाली हो गई। अतीक ने सोचा कि वो दिल्ली में बैठकर राज करेगा और इलाहाबाद की सीट अपने छोटे भाई अशरफ को दे देगा। उसने अशरफ को उस सीट से उपचुनाव में उतार दिया, लेकिन यहीं से अतीक की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हुई। अशरफ के खिलाफ बीएसपी ने एक युवा नेता को टिकट दिया, जिसका नाम था राजू पाल। राजू पाल खुद कोई दूध का धुला नहीं था, वो एक हिस्ट्री शीटर था। कभी राजू अतीक के ही गैंग के लिए काम करता था, लेकिन उसमें एक बात थी, वो अतीक से डरता नहीं था। जब उपचुनाव के नतीजे आए तो अतीक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका भाई अशरफ बीएसपी के राजू पाल से चुनाव हार गया। ये अतीक के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उसके गुरूर पर एक तमाचा था। जिस इलाहाबाद में लोग उसके नाम से थरथर कांपते थे, वहां कोई उसके भाई को कैसे हरा सकता है। अतीक को लगा कि अगर उसने राजू पाल को नहीं हटाया तो शहर से उसका खौफ खत्म हो जाएगा। 25 जनवरी 2005 राजू पाल अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी अतीक के शूटरों ने भरे बाजार उनकी गाड़ी को घेर लिया और AK-47 से गोलियों की बारिश कर दी। राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां उतारी गईं। उसके समर्थक उसे लहूलुहान हालत में ऑटो में डालकर अस्पताल की तरफ भागे। 5 किलोमीटर के उस रास्ते में 4 पुलिस स्टेशन पड़ते थे,
लेकिन अतीक के शूटर उस चलती हुई गाड़ी पर लगातार फायरिंग करते रहे। किसी खाकी वर्दी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में आकर इसे रोके। इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह था राजू पाल का चचेरा भाई उमेश पाल। राजू पाल की मौत के बाद उस सीट पर दोबारा उपचुनाव हुए। मायावती ने राजू पाल की 9 दिन की विधवा पूजा पाल को अतीक के खिलाफ मैदान में उतारा। पूजा पाल अपने हाथों की मेहंदी दिखाकर स्टेज पर रोती थी, लेकिन जिस अशरफ को 2 महीने पहले जनता ने नकार दिया था, उसी अशरफ को जनता ने डर के मारे भारी मतों से जिता दिया। लेकिन फिर 2007 में यूपी के चुनाव हुए और मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी। मायावती भूली नहीं थी कि 1995 के गेस्ट हाउस कांड में अतीक ने क्या किया था। सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले अतीक अहमद पर नकेल कसनी शुरू की। अतीक के गैंग का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया गया। करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। अतीक के सिर पर इनाम घोषित हो गया। सरकार बदलते ही समाजवादी पार्टी ने भी अतीक से पल्ला झाड़ लिया। जो अतीक कभी पुलिस को अपनी जेब में रखता था, वो अब एक चूहे की तरह अपनी जान बचाने के लिए दर दर भाग रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसे पीतमपुरा के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। अतीक जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन 2008 में जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर संसद में वोटिंग होनी थी, तो सरकार बचाने के लिए एक सांसद की जरूरत थी। मुलायम सिंह यादव ने अतीक को जेल से बाहर निकलवाया ताकि वो संसद में वोट कर सके। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में संसद लाया गया ताकि वो वोट डाल सके, लेकिन अतीक ने यहां गद्दारी की। उसने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया, जिसके बाद मुलायम सिंह ने उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल फेंका। राजनीति से मिलने वाला सहारा खत्म हो गया। साल 2017 उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। नई सरकार का रवैया एकदम साफ था, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर वो ऐतिहासिक दहाड़ लगाई थी, जिसकी गूंज से उत्तर प्रदेश का हर माफिया कांप उठा था। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। अतीक की 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों पर सरकार के बुलडोजर गरजने लगे। उसके गैंग के गुर्गों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे धकेला जाने लगा। लेकिन अतीक का अहंकार कम नहीं हुआ। 2018 आते आते अतीक देवरिया जेल में बंद था, लेकिन जेल उसके लिए कैदखाना नहीं, बल्कि उसका नया हेडक्वार्टर था। लखनऊ के एक बड़े व्यापारी मोहित जायसवाल को अतीक के गुंडों ने सरेआम अगवा किया और सीधे देवरिया जेल के अंदर लेकर आए। जेल के अंदर अतीक और उसके गुंडों ने मोहित जायसवाल को बेरहमी से पीटा और हथियारों के जोर पर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। जेल के अधिकारी तक उसकी जेब में थे। जेल के अंदर हुई इस गुंडई का सच जब बाहर आया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया और आदेश दिया कि उसे उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में रखना सुरक्षित नहीं है। 23 अप्रैल 2019 को कड़े पहरे के बीच अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अतीक का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसे लगा कि साबरमती जेल में बैठकर भी वो उत्तर प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। फरवरी 2023 राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल, जो पिछले 18 सालों से अतीक के खिलाफ डटकर खड़ा था, अतीक की आंखों में चुभ रहा था। उसने साबरमती जेल से एक साजिश रची। 24 फरवरी 2023 की दोपहर प्रयागराज। जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरा, अतीक का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम हथियारों के साथ उस पर टूट पड़े। दिन दहाड़े बम और गोलियों की बौछार कर दी गई। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अतीक ने सोचा था कि वो 2005 की तरह फिर से खौफ पैदा कर देगा और कोई गवाह नहीं बचेगा, लेकिन वो भूल गया था कि अब 2005 नहीं, 2023 चल रहा है और यूपी में सरकार बदल चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ ने वो तांडव किया जिसकी उम्मीद अतीक ने सपने में भी नहीं की होगी। अतीक के पूरे गैंग को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया। जब साबरमती जेल में अतीक को पता चला कि उसका बेटा मारा गया है, तो वो फूट फूट कर रोया। जो माफिया कभी अदालतों में मूंछों पर ताव देता था, वो साबरमती से प्रयागराज लाए जाते वक्त पुलिस वैन में फूट फूट कर रो रहा था। 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने एक पुराने अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपनी पूरी जिंदगी में अतीक पहली बार किसी मामले में कानूनी रूप से सजा पा रहा था। 15 अप्रैल 2023 की वो रात।
प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी। मीडिया का जमावड़ा लगा था। लाइव कवरेज चल रही थी। पत्रकार अतीक से उसके बेटे के जनाजे में न जा पाने को लेकर सवाल कर रहे थे। अतीक जी, आप अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं जा पाए, कुछ कहेंगे? अतीक ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये अतीक के मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। उसी पत्रकारों की भीड़ में प्रेस का फर्जी आईडी कार्ड गले में डाले, हाथ में माइक लिए 3 नौजवान लड़के आगे बढ़े और लगातार अतीक और अशरफ के ऊपर फायरिंग की। 40 साल से उत्तर प्रदेश को डराने वाला वो बाहुबली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले 10 सेकंड के अंदर उन 3 लड़कों ने 18 राउंड फायरिंग की। 9 गोलियां अतीक को लगी और 4 अशरफ को। लाइव टीवी पर पुलिस की मौजूदगी में देश के सबसे खूंखार बाहुबलियों में से एक का अंत हो चुका था। गोली चलाने वाले उन तीनों हथियारों ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उनका कहना था कि वो अतीक के गैंग का सफाया करके क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। आज वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और मामले की जांच चल रही है। लेकिन क्या यह सच था? क्या ये तीनों सिर्फ मोहरे थे? पूछताछ में अतीक ने कई पॉलिटिशियंस, बड़े बिल्डर्स और भ्रष्ट अधिकारियों के राज्य खोलने की धमकी दी थी। क्या उनमें से किसी ने अपने राज्य दफन करने के लिए अतीक को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। जांच एजेंसियों की चार्जशीट में जांच के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अतीक अहमद के तार सीमा पार पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। पंजाब के रास्ते ड्रोन से जो हथियार गिराए जाते थे वो अतीक के गैंग तक पहुंचते थे। जिन हथियारों की कंसाइनमेंट सरहद पार से आती थी उसका सीधा इस्तेमाल हमारे ही देश की धरती पर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय